हेलो गाइस, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दिस वीडियो। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या कहते हैं उसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस दी हुई है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन के दौरान इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होना, तो ये क्या कहलाता है? एनारोबिक ऑक्सीडेशन, या फिर बोल सकते हैं फर्मेंटेशन। और ये किस में होता है? मेनली प्रोकैरियोट्स में और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में ये दिखता है। अब दो टाइप के फर्मेंटेशन मिलते हैं हमें। एक दिखता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कितने टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो उसमें लैक्टिक एसिड जो है फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। पहला जो हम फर्मेंटेशन देख रहे हैं वो कौन सा है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे मूव ऑन कर रहा है? जैसे हमने देखा था ग्लूकोज से ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट देन 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड, और जब फोस्फोग्लिसराइडिहाइड से 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना तो उसके बीच में एक NADP+ से NADPH का कंपाउंड जो है वो रिलीज़ हुआ और फाइनली इसने क्या बनाया? फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाया। फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से इसने पायरुविक एसिड बनाया, देन पायरुविक एसिड से इसने क्या बनाया? इथेनॉल प्लस CO2 बनाया। और यदि ये कब होता है? NADH प्लस NADP+ लेके। और सेम क्या होता है? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड कब बन जाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे। ओके, तो जब अभी तो हमने क्या देखा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हुआ? जो एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना था, एक मिनट इसको थोड़ा इरेज करके अपन देख लेते हैं। ये देखो, जैसे हमारा ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस बन चुका था ऑलरेडी। अब इसके दो फेट होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे या फिर इथेनॉल प्लस CO2 बनाए, है ना, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे। तो यदि कोई ईस्ट होगा, ईस्ट जैसी कैटेगरी यदि दिखी तो उसमें होगा क्या? कैसा फर्मेंटेशन? एथेनॉल बनेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। और इसको कभी कभी यदि ईस्ट में 13% से ज़्यादा अल्कोहल बन जाता है तो ईस्ट के लिए ये जो अल्कोहल होता है एज अ पॉइजन वर्क करता है, और जिससे क्या होता है? ईस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ईस्ट में 13% से ज़्यादा कंसनट्रेशन अल्कोहल की होना उनके लिए हानिकारक होता है। ओके, मतलब उनके लिए ड्रेडफुल होता है। अब इसमें क्या हुआ? नेट गेन ATP का क्या हुआ? यहाँ पे नेट ATP जो प्रोडक्शन हुए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ। ये आपको सिंपली याद रखना है कि 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, अब हमने देखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सेम वही प्रोसेस रिपीट होएगा। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड तो हमारा ऑलरेडी बन चुका था, है ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो है वो बन चुका था ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब जो है पायरुविक एसिड का फेट डिसाइड होना है कि पायरुविक एसिड जो है या तो यहाँ मूव करे या फिर यहाँ मूव करे। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होगा? ड्यूरिंग कुछ बैक्टीरिया के केसेस में, और ह्यूमन बीइंग्स में भी लैक्टिक एसिड का बनना होता है इन मसल्स में। यदि मसल्स जो हैं वाइगोरस एक्सरसाइज के दौरान उनमें लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो अभी हमें किस में देखना है? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? इन सम बैक्टीरिया। क्या हुआ? कुछ एनिमल्स जो रहते हैं उनमें ऑक्सीजन अमाउंट में यदि एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिल पाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो भी उनमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि नेट गेन क्या हुआ? 2 ATP का नेट गेन होता है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एनिमल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसने वर्क किया? तो NADP+ जो है वो NADP+ में कन्वर्ट हुआ। दोनों टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों में ही NADPH+ से NADP+ में कन्वर्जन हो रहा था। तो एक रिजल्ट हमें ये वाला याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशंस हो रहे हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहे हैं, कुछ इनके ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब इनमें हमें क्या ऐसी चीज़ है जो एरोबिक फर्मेंटेशन में अच्छी तरीके से मिलती है, और ये यदि एनारोबिक फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन यदि हो रहा है तो हमें ऐसा क्या लॉस होता है? तो सबसे पहले तो एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में होता है।
वहाँ हमें 38 ATP और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है। यहाँ पे क्या होता है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज, जो ग्लूकोज में 100% एनर्जी रही होगी उसका भी 7% से भी लेस देन जो है एनर्जी हमें मिल पाती है ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एसिड या अल्कोहल, ये भी क्या होते हैं, हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। ओके, तो हमारा क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एक टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, और उसके पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशंस भी ये कंप्लीट कर चुके थे ऑलरेडी, है ना। आप सभी इन चीज़ों को याद रखना, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना। ओके, अब वो चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ओवर होने पे आ रहा है। तो अब हमारा फाइनल बचा क्या है इसमें, एम्फीबॉलिक पाथवे, कि क्या सिर्फ ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी बना पाते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। तो फिर बाकी फैट्स और प्रोटीन्स का क्या करते हैं हम, ये कैसे इनसे एनर्जी हमें किस तरीके से मिलती है। तो जैसे ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वैसे ही प्रोटीन्स और फैट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि फैट्स हुआ तो फैट्स से हमें जब यदि एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एनर्जी निकालनी है, तो वो क्या होंगे, फैट्स जो होंगे वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे। देन ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होने के बाद वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। देन उसके बाद ये वापस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, और ये भी उसी तरीके से क्या करेंगे, रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करके एनर्जी का जनरेशन करेंगे, है ना। वैसे ही सिमिलरली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, यदि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें शुगर मिल रही है तो वो क्या होंगी, पहले सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होंगी, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, और इस फॉर्म में क्या हुआ, ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड बनाएंगी। देन पायरुविक एसिड तो हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बना के क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। देन यदि प्रोटीन का हमें बनाना है, प्रोटीन का यूज़ करना है हमें एज अ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, तो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। देन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होके वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। देन पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, देन आगे की प्रोसेस क्या है, क्रेब्स साइकिल में एंटर करके एनर्जी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स और फैट्स भी अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके और एनर्जी बना सके, है ना। तो याद रखना है हमें क्या, कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल जो है हमें टोटल 38 ATP बनते हैं, और ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो है हमें टोटल 2 ATP बनते हैं। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो 6 ATP मिलते हैं। तो टोटल हमें कितने ATP हो जाते हैं, 38 ATP हमें नेट गेन हो जाता है। ओके, ये नेट गेन का हो गया। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होती है, देखिए रेस्पिरेटरी रेशियो को क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द CO2 एवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम्ड की जो रेशियो होती है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होती है वो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और अमीनो एसिड्स हैं, ये है। तो इन सब की अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू रहेगी कि वॉल्यूम ऑफ CO2 कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा निकाल रहा है और O2 कंज्यूम्ड कितना हो रहा है, वो अलग अलग प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए जो RQ होता है वो होता है 1, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 6 कार्बन से 6 कार्बन की CO2 निकलती है और 6 O2 भी निकलता है। तो क्या RQ क्या आ जाता है, 6 CO2 अपॉन 6 O2 इज इक्वल्स टू 1। ये होता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट के लिए। यदि फैट के लिए देखा जाए तो यही चीज़ फैट के लिए होता है लेस देन 1। फैट में आपकी NCERT में दिया होगा ट्राइपैलेमिटिन, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि ट्राइपैलेटिन की जो वैल्यू होती है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वो होती है लेस देन 1, और एग्जैक्टली यदि पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं 0.7 होती है। और अदर प्रोटीन्स के लिए कॉमनली पूछा जाए तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू होती है 0.9। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होते हैं मोर देन 1 होते हैं। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जिनमें मोर देन 1 होता है, तो जो यदि प्योर प्रोटीन और फैट यदि ले लें तो वो उनको यदि प्योर प्रोटीन और यदि प्योर फैट मिले तो उसको अपन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कभी यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ अलग से फॉर्म करते हैं पहले प्रोटीन से। अब जैसे अपन ने कुछ अमीनो एसिड बनाया था, फिर पायरुविक एसिड बनाया, फिर उसके फॉर्म में हमने एज अ उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिया था। और फैट से भी हमने क्या करा था, फैट का भी कंजप्शन करवा के फिर हमने उसको क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाया था एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू। तो क्या है, डायरेक्टली इनको प्योर फॉर्म में एज अ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के तौर पर हम इसको नहीं ले सकते हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट याद रखना है क्या होता है, 1 होता है। रेस्पिरेटरी
क्वेश्चन फॉर द फैट होता है <1 एंड फॉर द प्रोटीन होता है 0.9। यदि ट्राइपैलेटिन पूछ लिया तो उसके लिए होता है 0.7। ओके, ये मेनली NCERT पॉइंट्स ऑफ व्यू से हुआ था कंप्लीट। उसके बाद तो ये क्या हमारा चैप्टर जो है फिनिश हुआ यहाँ पे। ओके, तो आपका जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है अकॉर्डिंग टू NCERT ओवरऑल पूरा कवर अप हो चुका है। और आपके लिए एक शॉर्ट वीडियोस के टाइम पे, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे ये जल्दी से आपका रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियोस प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।